अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो ये काफ़ी मतलब कि टफ़ लग रही थी, लेकिन ये है नहीं। इसको समझ कर पढ़ें तो ये आसान हो जाएगा। इसके जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। लेकिन उससे पहले एक बार लेक्चर का ओवरव्यू होना चाहिए कि हम क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है हमने मतलब डिस्कस क्या करना है आज। हमने को रिलेशन को डिस्कस करना है और थोड़ा बहुत हम स्टार्टिंग में रिग्रेशन को देखेंगे कि रिग्रेशन होता क्या है, और को रिलेशन को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। दैन को रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। कोई वेरिएबल होती है, कोई भी दो चीज़ जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हम कभी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो वो हम किस लिए करते हैं, किसी रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए या देखने के लिए कि वो जो हमने कोई स्टेटमेंट दी है आइदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो एक्सपेरिमेंट को हम डिफ़ाइन करेंगे यानी प्लान इंक्वायरी टू डिस्कवर समथिंग न्यू। जो हमने प्लान किया हो उसमें से कुछ न्यू हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं, और टू कंफर्म और डिनाई द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस रिसर्च। और जो भी रिसर्च की गई है, जो स्टेटमेंट दी गई थी, उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या जो स्टेटमेंट दी गई है वो करेक्ट है या वो रॉन्ग है। तो एक्सपेरिमेंट दो तरह से हो सकते हैं, एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट होता है और दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और दोनों वेरिएबल रैंडम होते हैं, ठीक है। मतलब उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मे बी समवन इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट ही इज़ नॉट गुड इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोनों जो हैं ये रैंडम वेरिएबल है। सेकेंड हमारे पास एक्सपेरिमेंट की टाइप आ जाती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक चीज़ फिक्स होगी, अंडर कंट्रोल होगी हमारे, ठीक है। तो इसमें एक वेरिएबल रैंडम होता है और दूसरा वेरिएबल फिक्स होता है। लाइक इन्होंने नीचे आपको एग्जांपल दी है कि डिमांड अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं तो y जो है वो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट है और x जो है वो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है। अब इसमें से जो है वो प्राइस हम फिक्स्ड वेरिएबल के तौर पर लेंगे क्योंकि x जो होता है ना वो हमेशा हमारे पास फिक्स्ड होता है, और y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है x पर, ठीक है। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस जो है वो हम इसको फिक्स इस सेंस में कह रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना प्राइस को, कि हमारी मर्ज़ी है हमने प्राइस कितनी बढ़ानी है, और फिर प्राइस बढ़ने पर डिपेंड करता है कि लोग उसको प्रोडक्ट को कितना बाय करते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखें उन्होंने वाई नंबर ऑफ किल्ड इंसेक्ट्स एंड एक्स जो है वो डोजेज ऑफ इंसेक्ट्स है। अब जो डोजेज ऑफ इंसेक्ट्स है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किलिंग ऑफ इंसेक्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किलिंग ऑफ इंसेक्ट जो है वो डोजेज ऑफ इंसेक्ट पर डिपेंड कर रही है। लाइक हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 डोज दे रहे हैं तो इंसेक्ट्स ज़्यादा किल हो रहे हैं, अगर हम 2 डोज देंगे या 1 डोज दे रहे हैं तो इंसेक्ट्स कम किल हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि डोज पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्स जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होगा और वाई जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नीचे लाइन में देखें, हियर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट सो फिक्स्ड वेरिएबल, बट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल में नहीं होती। एंड कैन टेक एनी वैल्यू, और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मीन्स डिमांड पब्लिक की जो भी होगी वो वेरी कर सकती है। तो ये रैंडम वेरिएबल होता है। टू सी रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस एंड को रिलेशन एनालिसिस आर यूज्ड। ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन को रिलेशन जो होता है वो हम नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए कंडक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल जो थे वो रैंडम थे, ठीक है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट में दोनों वेरिएबल्स रैंडम होते हैं, एक्स और वाई दोनों रैंडम होते हैं। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, जिसमें एक हमारे पास फिक्स्ड होगा और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब नीचे यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कि जो वाई है वो रैंडम और डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो है वो फिक्स्ड है और प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। पहले से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ प्री डिटरमाइंड वही ना कि इसकी वैल्यू पहले से पता होती है। तो अब हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में अभी सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखना है कि ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए है, और दूसरा ये कि इसमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो रैंडम वेरिएबल होते हैं। In some situation we are interested not in the dependence of y on x
but in the general problem of measuring the degree of association between the two variables x and y. कोरिलेशन जब वेरिएबल्स इन दोनों रैंडम है तो डिपेंडेंस का तो सवाल ही नहीं होता कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होगा. तो कोरिलेशन में उन्होंने यही बताया कि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें डिपेंडेंसी नहीं चेक करनी होती, बल्कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट किस तरह कर रहे हैं. इफ़ देयर आर द टर्म कोरिलेशन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल. इफ़ देयर आर ओनली टू वेरिएबल देन द कोरिलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड द सिंपल कोरिलेशन. वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे तो हम उसे सिंपल कोरिलेशन बोलेंगे. सिंपल कोरिलेशन की इन्होंने नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए, लाइक मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. Wing length of birds is related to its tail length, and cost of a commodity is related to the quantity of commodity available. ये सारी सिंपल कोरिलेशन की एग्जांपल्स हैं. इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं. इसके बाद हम सिर्फ अगर हम देखना चाहें कि ये दोनों वैल्यूज़ किस तरह रिलेट कर रही हैं, सॉल्व करने से पहले हम इनका ग्राफिकली जो है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें तो हम वो उस ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स में किस टाइप का रिलेशन है. ठीक है, अगर अब हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रॉ करें, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, तो अगर हमारे पास उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब आप पॉइंट डॉट्स लगाएं, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू लिखें, वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यू लिखें, देन उनको मैच करें. ग्राफ ड्रॉ करना सबको ही आता है, तो वो हम वैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट, तो उसमें देख भी लेंगे, एक दफ़ा ड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो अगर तो हमारे पास सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के करीब हों, ठीक है, एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन ऑलमोस्ट उसके स्ट्रेट लाइन के करीब हों, तो हम कहेंगे कि लीनियर रिलेशन है. और अगर वो स्ट्रेट लाइन के पास ना हो, एक कर्व की फॉर्म में आ रहे हों और या कर्व के आसपास हों, तो उसको हम नॉन लीनियर कहेंगे. अब इसमें भी आगे फर्दर हमारे पास आ जाता है लीनियर और नॉन लीनियर तीन तरह से हो सकती हैं. एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, और एक अनकोरिलेटेड हो सकती है. पॉजिटिव आप इसको ऐसे याद रखते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मीन्स दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर रही होती हैं. नेगेटिव कोरिलेशन में एक चीज़ डिक्रीज़ करेगी और एक इंक्रीज़ करेगी. और अनकोरिलेटेड वो होगी जिसमें दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों मतलब के कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होगा, रैंडमली इंक्रीज डिक्रीज हो रही होंगी. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव कोरिलेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्ट कोरिलेशन. ठीक है, इसको ऐसे याद रखें. टू वेरिएबल आर सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड इफ दे टेंड टू चेंज टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शंस मीन इन द सेम मैनर. अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी. For example, in economic theory, it is postulated that the quantity of commodity supplied is positively correlated with its price. अगर प्राइस ज़्यादा पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी कॉमोडिटी अवेलेबल होगी. ठीक है, क्वांटिटी कॉमोडिटी की बढ़ जाएगी. नीचे वाली एग्जांपल ज़्यादा ईजी है, वो हमने मतलब केमिस्ट्री में पढ़ी होती है और याद भी होती है. नीचे देखें, सिमिलरली फॉर अ गिवन प्रेशर टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इट्स वॉल्यूम. ये चार्ल्स लॉ की उन्होंने एग्जांपल दी है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते थे, तो हम कहते थे कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी उतना बढ़ता जाएगा. तो ये होती है पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ इसके ग्राफ में देखें, ये इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. अब देखें दोनों एक्सिस पर जो है वो डॉट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना. स्टार्टिंग में दोनों जीरो के करीब है, दैन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू दोनों की ऊपर की तरफ को जा रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन था. आगे देखें, नेगेटिव कोरिलेशन. टू वेरिएबल आर सेड टू बी नेगेटिवली कोरिलेटेड इफ दे टेंड टू चेंज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. Opposite direction means inverse relation, that is the quantity demanded and the price of a normal good are negatively correlated. When the price of a commodity increase, its demand is reduced. जितना ज़्यादा एक्सपेंस लगता है उतना ही ज़्यादा कम लोग उस चीज़ को ख़रीदते हैं. लाइक ये तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, महंगाई ज़्यादा हो तो थोड़ा देख कर ही चीज़ें ली जाती हैं. इसकी भी सेकेंड एग्जांपल ज़्यादा अच्छी है. सिमिलरली फॉर अ गिवन टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो होता है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P के होता है. इसका मतलब है कि प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं वॉल्यूम हमारे पास उतना ही कम होता जाता है. ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन. अब आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं. वाई एक्सिस से आप देखें कि हमारे पास इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. आप देखें कि वाई एक्सिस से हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम के राउंड अबाउट ये ना 30, तो ये यहाँ पर 0 है.
अब इस वाले डॉट को देखें लास्ट में, तो यहाँ पर आकर हमारे पास क्या हो रहा है, ज़ीरो के बिल्कुल पास जो है वो ये वाला स्पॉट जो है। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू तो मैक्सिमम में आ गई ना 10 में, लेकिन दूसरी तरफ से देखें y एक्सिस में वैल्यू 0 तक आ गई है, तो एक चीज़ कम हो रही है और एक हमारे पास ज़्यादा हो रही है। ये था हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड मीन्स रैंडम, इसमें दोनों वेरिएबल किसी सीक्वेंस में नहीं चेंज हो रही होती, अपनी रैंडमली इनकी होती है चेंज। Two variables are uncorrelated when they tend to change with a no connection to each other. जब ये without any connection change हो रहे होते हैं तो ये uncorrelated कहलाते हैं, या no correlation भी आप इसको कह सकते हैं। स्केटर डायग्राम से अब हमें पता चल गई है उसकी नेचर, और हम इससे स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हैं, मीन्स वेरिएबल कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उनके दरमियान या वीक रिलेशन है। अगर तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के करीब करीब डॉट्स आएंगे, तो पॉइंट्स आएंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, कोरिलेशन हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपके पास डिस्पर्जन आ रही है, वो लाइंस थोड़ा डॉट्स जो हैं वो दूर दूर आ रहे हैं लाइन से या कर्व से, तो आप उसको कहोगे कि ये वीक कोरिलेशन है। अब इस पॉइंट को पढ़ें। द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट द नेचर एंड द अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल. If the points lie close to the line, the correlation is linear and strong. On the other hand, a great dispersion of points about the line or curve implies weak correlation. अगर points close हैं line के तो strong correlation है उनका, variables आपस में closely relate कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर वो दूर दूर points आएंगे या curve से दूर होंगे तो इसका मतलब है कि उनमें weak correlation है। then इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा relate नहीं कर रहे, that means वहाँ पर कोई और भी variable होना चाहिए, पर हम अभी इस तरफ नहीं जाएंगे, हम अभी बस ये इतना ही याद रखेंगे। द इंस्पेक्शन ऑफ द स्कैटर डायग्राम गिव्स ओनली अ रफ आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। अब यहाँ से हमने सिर्फ एक आइडिया लिया है, एग्जैक्ट वैल्यू हम सॉल्व करने से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रफ आइडिया यहाँ से मिल जाता है। फॉर अ प्रिसाइज क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स वी यूज़ अ क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ईटा कोफिशिएंट के बारे में बताया है। ये जो होता है ये नॉन लीनियर कोरिलेशन के लिए होता है। द ईटा कोफिशिएंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉन लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। नॉन लीनियर कोरिलेशन आपने देख लिया था जिसमें स्कैटर्ड प्लॉट में हमारे पास कर्व बन रही होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही होती। आगे ये सेकंड वेरिएबल हमारे पास, सेकंड कोफिशिएंट हमारे पास है सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। सिंपल लीनियर जिसमें हमारे पास एट अ टाइम सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, उसको हमने अभी पीछे कहा था कि हम उसको सिंपल लीनियर बोलेंगे। और कोरिलेशन मीन्स हमारे पास दोनों वेरिएबल्स रैंडम होने चाहिए। अब उसका कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें हम दोनों वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ देखते हैं। The population correlation coefficient is denoted by rho. Population correlation को coefficient को rho से denote करेंगे, where its point estimate from the sample is denoted by r and is defined as, इसको r इसका symbol है और इसका formula होता है, ये जो s है ना, ये यहाँ पर हमारे पास standard deviation होती है। standard अब पूरा बोलने से बेहतर हम s ही बोल देते हैं, s x y over under root s x x and s वाई वाई। अब यहाँ पर इन तीनों के जो हैं वो सेपरेट फार्मूलाज है, लेकिन इससे पहले आपको आर से रिलेटेड पता होना चाहिए। आर की तीन वैल्यूज़, तीन तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आए, जब आप इस फार्मूला से वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, मतलब वैल्यूज़ पुट करेंगे निकालेंगे, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है वेरिएबल्स का। अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। और अगर ज़ीरो आए आर की वैल्यू तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये अनकोरिलेटेड हैं या इनमें कोई नो लीनियर कोरिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन नहीं है इनके दरमियान। ओके देन अच्छा, इस पॉइंट में उन्होंने हमें कर्वी लीनियर के बारे में बताया। इसमें उन्होंने कहा इफ़ आर इज़ यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल व्हेन दिस रिलेशन इज कर्विएबल देन द कंप्यूटेड आर इज ऑलवेज एन अंडर एस्टिमेट ऑफ द रियल रिलेशनशिप बिटवीन
टू वेरिएबल। आर जो है वो हमें टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, लेकिन अगर हमारे पास जो रिलेशन है वो कर्वी लीनियर हो और उस पर हम आर अप्लाई कर दें तो आंसर सही नहीं आएगा। दोनों जो हमें रिलेशनशिप है वो गलत बताएगा, ठीक है। तो डैट मीन्स कि आपने हमेशा लीनियर कोरिलेशन के लिए ही जो है ये आर का फार्मूला पुट करना है। लीनियर कोरिलेशन जिसमें आप जब ग्राफ पुट करें तो आपके पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन रही हो, ठीक है। ऑलमोस्ट पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन के पास पास होंगे, इसीलिए उन्होंने साथ ही कह दिया दस बिफोर यूजिंग आर टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लॉट scatter plot to see how the points are arranged and use R only when points lie around a straight line। R सिर्फ हमने तब यूज़ करना है जब हमारे पास लीनियर कोरिलेशन बन रही हो, ठीक है। इसको याद रखना है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप स्कैटर प्लॉट अगर नहीं ड्रॉ करके देखते आपको कोई रफ आइडिया नहीं होगा, आप वहाँ पर R अप्लाई कर दो, R का फॉर्मूला लगा दो, जबकि वहाँ पर वो अप्लाई ही नहीं होना था, तो ये सारा टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो इसलिए बेटर है कि स्कैटर प्लॉट लाजमी ड्रॉ करके देखना है। Although correlation measures the covariability of the variable, it does not imply any functional relationship between the two variable। ये हमारे पास जो है कोवेरिएबिलिटी को बताती है और फंक्शनल रिलेशनशिप को नहीं बताती। फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है? फंक्शन रिलेशनशिप होता है कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं लाइक वाई और एक्स ही हम अभी तक ले रहे हैं, तो फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होगा कि हर एक्स की वैल्यू के लिए ना वाई की वैल्यू अलग आए। एक्स की वैल्यू, अब आप कुछ भी इसमें एग्जांपल लेट कर लो, लाइक अगर आप लेट कर लो कि एक्स जो है, ये वैसे ना आगे भी फंक्शनल आएगा रिग्रेशन में, लेकिन हम यहाँ पर अब आ गया तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पर ये है कि रिवाइज हो जाएगा। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व हों, किसी भी चीज़ को आप लेट कर लो कि ये इतना सॉल्व हो रहा है, तो वाई जो है वो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट होगी, नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व, और वाई जो है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट होगी। अब आप अगर लेट करो कि आपके पास प्राइस जो है वो जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसकी 2 है, तो आप हर एक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेल मिलती जाएगी कि कितनी सेल हुई है वाई की। तो इसको बोलते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको लिखा जाएगा, x ब्रैकेट में आएगा। तो हर 2 की वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट होगी। लाइक अगर x हमारे पास 3 है तो 2 3 आर 6 हो जाएगा y, और अगर हमारे पास x 5 है तो 10 आ जाएगा y, इस तरह आएगा, ठीक है। Okay, a high correlation between the two variable may describe any one of the following situation। अगर correlation strong है तो हमारे पास इनमें से कोई सी भी 3 situations, 4 हैं, ये 4 situations बन सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरिएशन इन x इज़ द कॉज ऑफ वेरिएशन इन y। x में जो चेंज आ रही है वो y की वजह से है, या इसके ऑपोजिट देख लें कि वेरिएशन इन y इज़ द कॉज ऑफ वेरिएशन इन x। y में जो वेरिएशन आ रही है वो x की वजह से है। एक कोई और देयर इज़ एन अदर कॉमन फैक्टर z डेट अफेक्ट s एंड y इन सच अ वे दैट एज टू शो अ क्लोज रिलेशन बिटवीन दैम। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक और कोई और फैक्टर है जो x और y को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये उससे ये पता चलेगा कि क्लोज रिलेशन इनके दरमियान है या नहीं। और कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल में भी ड्यू टू चांस, किसी और रीज़न की वजह से भी दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। The last point is the use of the correlation coefficient is rather limited since the number of situations when we want to know whether two variable are associated, ठीक है। इसमें ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड होता है जहाँ पर हमने देखना होता है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है, लेकिन but are not interested in the equation of the relationship इज़ वेरी स्मॉल। और इसका जो है लिमिटेड है वो ये है कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि इसमें इक्वेशन जो है रिलेशनशिप की वो कौन सी है। कोरिलेशन टेक्निक्स आर यूजफुल इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल टू सी विच वेरिएबल आर एसोसिएटेड, ठीक है। कोरिलेशन टेक्निक हमने पीछे सिर्फ 2 वेरिएबल्स का कहा, तो हमने कहा ये सिंपल लीनियर होती है, लेकिन मल्टीपल लीनियर कोरिलेशन भी होती है और रिग्रेशन भी होती है, लेकिन उसमें हमारे पास ये होता है कि वेरिएबल्स ज़्यादा आ जाते हैं और फिर हम उनमें फार्मूलाज अप्लाई करके ये चेक कर रहे होते हैं कि कौन से वाले दो जो हैं उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है।
However, even there are regression techniques that are rather more effective than the correlation method. ये उन्होंने साथ ही बता दिया कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाए तो वहाँ पर हम रिग्रेशन टेक्निक्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं. यहाँ पर इन्होंने अब कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट की ही आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं. फर्स्ट वन उन्होंने आपको इसकी रेंज बताई हुई है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 से बड़ी होती है लेकिन +1 से हमेशा छोटी ही आएगी. मतलब 0 कुछ इसकी जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी. कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल. सिमेट्रिकल्स मींस अगर आप कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं r(x,y) या r(y,x) तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही होगा. ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, इसमें हम यूनिट्स नहीं लिखते. लेकिन रिग्रेशन जो होती है उसमें जाकर हम यूनिट्स लिखेंगे, वो जब सॉल्व करेंगे तब उसमें देखेंगे. कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ 0 व्हेन वन वेरिएबल इज़ द कांस्टेंट. तो कोफिशिएंट की वैल्यू भी 0 आएगी अगर दोनों में से कोई एक भी हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. ये स्केल और ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता. कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ वन और बोथ ऑफ द वेरिएबल बाय सम कांस्टेंट. अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया होगा. यहाँ पर उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है. मैं वैसे इसको यहाँ से भी एक्सप्लेन कर थोड़ा बहुत बता देती हूँ, लेकिन एक्चुअल जो है ना ये हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, वहाँ से इसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. उन्होंने हमें ना 2 चीज़ों का डेटा दिया हुआ है, विंग लेंथ का और टेल लेंथ का. लेकिन इससे पहले ना हमें ये फार्मूलाज आने चाहिए. यहाँ पर देखें जो हमने सबसे लास्ट पे आर का फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला फार्मूला, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा था. आर इज़ इक्वल्स टू s(x,y) ओवर √s(x,x) एंड s(y,y). ठीक है, तो अब इसमें हमें इन तीनों की वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करनी होगी. इन तीनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इन फार्मूला से. हम देखें सबसे फ्रंट पे हमें उन्होंने s(x,y) की वैल्यू दी हुई है जो कि है सिग्मा (x,y) माइनस सिग्मा (x) सिग्मा (y) ओवर n. सिग्मा जो होता है वो सम को डिनोट करता है. तो सबसे पहले देखें सिग्मा (x,y) का मतलब आपने प्रोडक्ट लेना है x और y का, उसको उन सब का जो प्रोडक्ट आएगा उसको प्लस कर लेना है. इसी तरह x की वैल्यूज़ का अलहदा सम ले लेना है, y की वैल्यूज़ का अलहदा सम ले लेना है. एंड जो है वो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं. नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है डेटा में. इसी तरह सेकंड 2 फार्मूलाज भी हैं. अगर आप देखें x जो है वो सिग्मा (x)² माइनस सिग्मा (x) होल स्क्वायर का मतलब है, पहले वाले को देखें सिग्मा (x)² का मतलब है कि आपने सब वैल्यूज़ पहले x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फिर उसके बाद उनको प्लस करना है. और अगर सिग्मा (x) ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने x की सारी वैल्यूज़ को प्लस करके उस जो आएगा उस आंसर का स्क्वायर लेना है. ठीक है, y वाले का भी सेम x की तरह ही है, बस यहाँ पर y आ जाएगा सिग्मा (y)² माइनस सिग्मा (y) होल स्क्वायर ओवर n. ठीक है, अब अगर आप यहाँ से सारी वैल्यूज़ निकाल दें देन उसको r के फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा. अब इस टेबल में देखें x और y आपको गिवन होगा. एक्स वाई हमने खुद फाइंड आउट किया. स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करने के लिए x² भी हमने खुद से फाइंड किया, y² भी हमने खुद से फाइंड किया. ये लास्ट वाली रो में जो हाईलाइटेड हैं ये उनका उन्होंने सिग्मा दिया हुआ है, सबको प्लस करके लिखा हुआ है. उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको फ्रंट में ये जो 3 आंसर्स दिए हुए हैं ये वाले भी, ठीक है, ये 3 आंसर भी उन्होंने खुद ही से दिए हुए हैं. सॉल्व करके आपने इसको खुद से सॉल्व भी करके देखना है. दैन इन सब आंसर्स को आप इस फार्मूला में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा. इंटरफेरेंस इन, अच्छा ये हमने नहीं किया इंटरफेरेंस इन सिंपल लीनियर कोरिलेशन. यहाँ से हमारे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे. तो ये है स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. इसको वैसे थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं हाइपोथेसिस वाले तो वहाँ पर इजी वर्डिंग में लिखा हुआ था, आप उसको रिवाइज़ कर ले तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर भी इजीली समझ आ जाएगी. टी टेस्ट क्या होता है, जी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, हम ये कब करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट्स पता होने चाहिए. सबसे पहले तो जब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करने ना उसकी ये 5 हेडिंग्स आपने बनानी ही बनानी है. सबसे पहले हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें 2 हाइपोथेसिस बनते हैं, एक नल होता है और एक अल्टरनेट होता है. सेकंड पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कई बार गिवन नहीं होता, अदरवाइज़ अगर ये गिवन हो तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो हमने खुद से इसको लेट कर लेना होता है. ये 5 होता है, ठीक है. फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं, उसमें टी टेस्ट आ जाता है, जी टेस्ट आ जाता है, एफ टेस्ट आ जाता है. लेकिन अभी हम सिर्फ
टी और जी तक ही रहेंगे। फोर्थ में हमारे पास डिसीजन रूल होता है जो कि हम हाइपोथेसिस को देखते हुए बनाते हैं, ठीक है। फिफ्थ में हमारे पास कंक्लूजन होती है। अब अल्फ़ा जो है वो 5 है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे अल्फ़ा/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, इट मीन्स 5/2%, तो ये हमारे पास 0.025 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 होगी टी टेस्ट के लिए, ठीक है। ये टी टेस्ट की बात हो रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम टी टेस्ट पे निकालना चाहें तो ये इसका वैल्यूज़ का ना इन सब का टेबल अवेलेबल होता है। तो n-2 होगी। इसको नीचे देखें, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। हाइपोथेसिस और रूल्स, डिसीजन रूल। सबसे पहले वाले हाइपोथेसिस में देखें, आपने बस एक साइन इसमें याद रखना है, ठीक है। अगर आपके पास एच नॉट जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो लेस देन के साथ जो एच नॉट होता है ना, उसमें हमारे पास हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू आएगा या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा। लेकिन जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है ना H1, उसमें एक ही साइन आता है, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता। तो नल हाइपोथेसिस में देखें एच नॉट लेस देन ज़ीरो, तो टी कैलकुलेटेड, इसका डिसीजन रूल ना इसके साइन के ऑपोजिट होगा, एच नॉट के ऑपोजिट होगा। डिसीजन रूल क्या आ जाएगा, टी कैलकुलेटेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फ़ा n-2। ये हम टी अल्फ़ा n-2 ये हम टेबल से देखते होते हैं वैल्यू, ठीक है। सेकेंड वाले में देखें, अगर हम आपके पास एच नॉट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब इसके डिसीजन रूल में टी कैलकुलेटेड की तरफ लेस देन का साइन आएगा। अब देख लें डिसीजन रूल, टी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा। ये फिक्स्ड है, मतलब कि जैसे पाई की वैल्यू मैथ में फिक्स होती है, इसी तरह बहुत चीज़ें फिक्स हैं, तो ये भी फिक्स टेबल है, ठीक है। एज इट इज़ याद रखना है। इज़ लेस देन माइनस टी अल्फ़ा n-2। थर्ड वन इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास इक्वल है तो दूसरा नॉट इक्वल का साइन आएगा। आप देखें यहाँ पर ना हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं, या तो वो इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो अब इसमें जो हम करेंगे वो डिसीजन रूल भी हमारे पास दो बनते होते हैं। टी कैलकुलेटेड मस्ट बी ग्रेटर देन टी। अब देखें दो पॉसिबिलिटीज़ बनानी है ना एक ही वैल्यू से, तो यहाँ पर अल्फ़ा डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में हो जाता है, तो अल्फ़ा/2 आएगा। टी कैलकुलेटेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फ़ा/2 n-2। और जब भी टी कैलकुलेटेड लेस देन आएगा तो दूसरी तरफ माइनस का साइन लगना ही लगना है। टी अल्फ़ा हो या टी अल्फ़ा/2 हो, माइनस वहाँ पर आएगा ही आएगा। ये हमारे पास ओके, ये क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, इसको यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं, देन इसको खुद भी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस फॉर रो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसकी दूसरी स्टेटमेंट बन सकती है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। तो आप सबसे पहले हाइपोथेसिस उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि इक्वल टू ज़ीरो है। इक्वल्स टू ज़ीरो वाला थर्ड हमारे पास था, ये देखें टेबल में थर्ड था, और ये एच नोड होता है। यहीं से इसका डिसीजन रूल भी आपने याद रखना है, वैसे आपको ज़ुबानी याद हो जाने चाहिए, बहुत ईजी है। H1 जो है वो इसके ऑपोजिट होगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का था, वो नहीं गिवन तो हमने वो 5% लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, T इज़ इक्वल्स टू R-P, इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें, रो या जो भी कहना चाहें, ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। स्टैंडर्ड एरर आर स्मॉल आर जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला आपने अभी पीछे देख लिया था, ठीक है। वहीं से हमने सॉल्व भी कर लिया था। ये जो अभी पीछे टेबल वगैरह आया था, मैं एक बार दिखा ही देती हूँ। ये देखें, ये हमने आर जो है यहाँ पर वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली है 0.866। इसी वैल्यू को हमने लेकर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आर की वैल्यू के साथ। नीचे जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर का इन्होंने अब देख लें राइट साइड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, √1 - r² / n-2। आर हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका स्क्वेयर ले। यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं जो कि 12 है, 12 - 2 करें, √ ले, आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें। ये जो P लिखा हुआ है या रो, जैसे भी आपने इसको बोलना है, ये इसकी वैल्यू हाइपोथेसिस में देखें 0 गिवन थी हमारे पास, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। हाइपोथेसिस को देखते हुए हमारे पास दो डिसीजन रूल बनने थे। एक रिजेक्ट एच नॉट अगर टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी अल्फ़ा/2 n-2। अदरवाइज अगर टी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन -t अल्फ़ा/2 और n-2 आता है तो भी हमने रिजेक्ट कर देना है। इन दोनों में से कोई एक भी बात साबित हो जाए तो आपने एच नोट को रिजेक्ट कर देना है। और एच नोट को रिजेक्ट करने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो H1 वाली स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है। देखें अब इसको टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की फाइंड आउट कर ली है, 5.47 है। और जो हमारे पास T अल्फ़ा/2 n-2 है ना, ये हम उसे
उसे टेबल से देखेंगे तो ये 2.228 उन्होंने यहाँ पर बताई हुई लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रूव हो रही है। ये डिसीजन रूल में रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फा ओवर टू एन माइनस टू, ये वाली प्रूव हो रही है। टी कैलकुलेटेड बड़ा आ गया तो अब आपने एच नॉट रिजेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो रिजेक्ट एच नॉट एंड वी मे कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द विंग्स एंड द टेल लेंथ, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर पी ज़ीरो है तो इसका मतलब देयर इज़ नो लीनियर रिलेशन। लेकिन हमने ये बात रिजेक्ट कर दी है कि जब वो रो की वैल्यू पी की वैल्यू ही ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब कि लीनियर रिलेशनशिप भी नहीं होगा। नेक्स्ट ये उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लें एंड देन इनको सॉल्व करें और मैं इनका सॉल्यूशन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर इन क्वेश्चंस को मतलब हाइपोथेसिस ही हमने इसमें टेस्ट करने आसान ही है, तो नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। तब तक आप इस लेक्चर को सुनें, इसको समझें और हाइपोथेसिस वाला टेबल लाजमी अच्छे से लर्न करें। उसका डिसीजन रूल ज़ुबानी होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे ये तो चीज़ें होनी चाहिए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत कॉमनली यूज़ होनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। खुद से मुझे नहीं किसी को सेंड करना पड़ेगा, इससे मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। स्टॉप।